नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पर अपने यूट्यूब चैनल एम विद इसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का हम प्रथम चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रथम चैप्टर के अंतर्गत हमने सारे डेरिवेशन पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रथम चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है कि धनावेशित वस्तुओं में होती है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धनावेशित वस्तु जो होती है, तो धनावेशित वस्तुओं में क्या होती है। तो हमने आपको धनावेश के बारे में पढ़ाया था। धनावेश के बारे में पढ़ाया था कि जब कोई वस्तु अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु को देती है, जब कोई वस्तु अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु को देती है तो यह धनावेशित हो जाती है। अर्थात धनावेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। ठीक, तो पहला जो प्रश्न दिया गया है कि धनावेशित वस्तुओं में क्या होती है, तो धनावेशित वस्तुओं में होती है इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, दूसरा दिया गया है ऋणावेशित वस्तुओं में होती है। धनावेशित वस्तुओं में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब बात हुई ऋणावेशित वस्तुओं की, तो जैसे हमने कहा कि एक हमारा तत्व, ये एक हमने लिखा रिएक्शन NaCl, इसमें बनाया Na+ और ये बना Cl-। इसका मतलब क्या है, Na धनावेशित हो गया है और Cl पर कैसा आवेश है, ऋणावेशित है। इसका तात्पर्य ये है कि जो Na है, Na इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके पास क्या आई है, कमी आई है। ठीक है, और Cl पर ऋण आवेश आया है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके पास क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, जो धन आवेश है वो क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है, और जो ऋण आवेश है वो क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः प्लस क्यों तथा माइनस क्यों आवेश दिए गए हैं। कहा जा रहा है धातु के दो समरूप गोले हैं, धातु के दो समरूप गोले हैं, धातु के समरूप, सम का मतलब समान रूप के दो गोले हैं। एक गोले पर हमारा प्लस क्यों आवेश है और दूसरे गोले पर हमारा माइनस क्यों आवेश है। ठीक है, तो कह रहा है धातु के समरूप दो समरूप गोलों में एक पर प्लस क्यों आवेश तथा एक पर माइनस क्यों आवेश है। कह रहा है बताइए, तो कह रहा है इसमें आपको बताना है द्रव्यमान के बारे में कि इन दोनों गोलों में किसका द्रव्यमान अधिक होगा और किसका द्रव्यमान कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से भाई समरूप गोले हैं अर्थात समान रूप के हैं, तो इनके द्रव्यमान आपस में बराबर थे। अब एक पर प्लस क्यों आवेश है और एक पर माइनस क्यों आवेश है, तो प्लस क्यों आवेश का मतलब आने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। जैसे इसके पास पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी मान लो हुई तो कितने हुए, 9। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, सपोज दैट 10 थे। ऋण आवेश क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, पहले 10 थे, अब कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक, अब इसके पास कितने हो गए, 11। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक लिया, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 11। इसके पास कितने हुए, 9। तो बताइए भाई, जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान अधिक होगा कि जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान अधिक होगा। तो जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान अधिक होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जो जिस पर ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। और जो धन आवेश है ये इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो इस स्थिति में जिसके पास अधिकता है उसका द्रव्यमान अधिक होगा। तो अधिकता किसके पास है, माइनस क्यों वाले के पास। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि माइनस क्यों आवेश का जो द्रव्यमान गोला है उसका द्रव्यमान अधिक होगा, और जो प्लस क्यों आवेश का गोला है इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्लस क्यों तथा -4 क्यों। दिया गया है आपका कि +1 माइक्रोन तथा +4 माइक्रोन के दो आवेश कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, इन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताना है। दो आवेश दिए गए हैं, अर्थात एक दिया गया है दो आवेश, ये आपका +1 माइक्रोकूलम हुआ और ये आपका +4 माइक्रोकूलम हुआ। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी हुई, r, बीच की दूरी कितनी हुई, r। तो कह रहा है इनके
आरोपित बलों का अनुपात निकालिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि कूलाम नियम के सदिश रूप का निष्कर्ष निकाला था। तो हम लोगों ने निकाला था इसमें निष्कर्ष में कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल का जो मान होता है, ठीक है, पहला आवेश जितना दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है, दूसरा आवेश भी उतना पहले ही आवेश पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। अर्थात पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल का जो मान होगा वो दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल के मान के बराबर होगा। अर्थात यदि पहला आवेश दूसरे पर हम मान लें x बल आरोपित करता है, 1 बराबर कितना x, तो दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर कितना बल आरोपित करेगा, x, अर्थात F2 बराबर भी कितना होगा, x। तो इन बलों का अनुपात कितना हो जाएगा, बलों का अनुपात हो जाएगा F1 अपान F2 बराबर x बटा x, x x, अर्थात F1 अपान F2 बराबर कितना होगा, 1:1 या 1/1, जिसको हम लिख सकते हैं F1 अनुपात F2 बराबर 1:1। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं तो पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल का जो मान होता है वो दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल के मान के बराबर होता है। ठीक, तो अगर पहला आवेश दूसरे आवेश पर x बल आरोपित करता है तो दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर कितना बल आरोपित करेगा, x बल आरोपित करेगा। इसलिए F1 अनुपात F2 बराबर कितना हो जाएगा, 1:1। नेक्स्ट दिया है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक होता है। वैद्युत रोधी माध्यम, वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक, कह रहा है किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ठीक, परावैद्युतांक होता है। इसमें विकल्प दिया गया है 0, दूसरा विकल्प कह रहा है 0.7, तीसरा विकल्प कह रहा है -3 और चौथा विकल्प कह रहा है 6। कह रहा है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो वैद्युत रोधी माध्यम अर्थात कुचालक, अचालक या परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि कोई भी जो परावैद्युत माध्यम होता है, किसी भी वैद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो सदैव के जो होता है वो सदैव 1 से बड़ा या तो 1 के बराबर होता है, 1 से बड़ा या तो 1 के बराबर होता है। और दूसरी बात, अनंत से छोटा या तो अनंत के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब है जो विद्युत रोधी माध्यम होगा उसका परावैद्युतांक जो होगा वो अनंत से छोटा होगा, अनंत से छोटा होगा और 1 या 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अनंत से छोटा होगा अगर जो होता है, चूंकि धातु जो है, धातुएं जो होती है वो विद्युत की कुछ सुचालक होती हैं, इसलिए धातुओं का जो के होता है वो इनफाइनाइट होता है। धातु के लिए के का मान कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। जैसे आपका है एल्यूमिनियम है, चांदी है, ठीक है, और इनके लिए जो होगा के का मान कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। बाकी अगर देखा जाए 1 होता है आपका वायु के लिए, वायु के लिए कितना होता है, 1 होता है। बाकी अगर अन्य माध्यमों का देखा जाए तो सबके लिए 1 से क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। तो 1 से छोटा नहीं होता और ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखा जाए 0, तो 0 1 से छोटी ये भी नहीं हो सकता है, 0.7 भी नहीं हो सकता है, -3 1 से छोटा है, 0.7 1 से छोटा है, नहीं हो सकता है। तो कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। तो विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, 6 हो सकता है। ठीक है, इसमें 1 जो होता है, 1 किसका होता है, 1 हमारा वायु का होता है, वायु का 1 होता है। धातु का कितना होता है, अनंत। बाकी समस्त विद्युत रोधी माध्यमों का 1 से बड़ा, 1 से छोटा, हाँ 1 से बड़ा और अनंत से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिघर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वायु में रखे 2 धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर, धनावेशों के बीच परावैद्युत
पदार्थ रखने पर प्रतिकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वैद्युत बल होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक हम लोगों ने पढ़ा था आवेशों पर निर्भर करता है, ठीक, दूसरा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरी बात हम लोगों ने यहाँ से पढ़ी थी कि जो वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। और माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करता है, वो माध्यम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो माध्यम के कैसा होता है, परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात परावैद्युतांक का अगर मान बढ़ेगा तो परावैद्युतांक का मान बढ़ने पर बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसमें कह रहा है कि वायु में रखे दो धनावेशों के बीच, देखिए ये दो आवेश थे धनावेश, एक Q1 था और एक Q2, इनके ये कहाँ पर रखे हैं, r दूरी पर, कहाँ पर, वायु में। अगर ये वायु में रखे हैं तो वायु के लिए k बराबर कितना होगा, 1 होगा, ठीक। अगर इनके बीच कहा जा रहा है k का मान 1 है, इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया, Q1 Q2 दूरी r है, परावैद्युत पदार्थ रख दिया है। अब कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा गया तो यहाँ पर जब परावैद्युत पदार्थ रखा गया वायु को छोड़कर, तो वायु का 1 होता है, बाकी की सबका इससे क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मान लो किसी का हमने मान लिया k बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, k बराबर 8 हो गया, तो देखिए यहाँ से k का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, k का मान बढ़ रहा है। अगर k का मान बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अतः वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो प्रतिकर्षण बल होगा वो पहले की तुलना में क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि वायु का परावैद्युतांक 1 होता है और बाकी अन्य वैद्युत रोधी माध्यमों का परावैद्युतांक जो होता है वो 1 से अधिक होता है। तो जब परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ दूरी पर रखे, यही इसी से रिलेटेड है, कह रहा है कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दिया जाता है। वायु के स्थान पर किस में रखा जाता है, केरोसिन तेल में। पहले वायु थी तो वायु के लिए k बराबर 1 था, फिर केरोसिन का तेल रखेंगे तो केरोसिन तेल का जो परावैद्युतांक होता है वो लगभग 21 के आसपास होता है, ठीक है। तो अगर केरोसिन तेल में रख देंगे तो केरोसिन तेल में रखने पर क्या होगा, इनके बीच का जो बल है वो घट जाएगा, ठीक है। बल का k का मान बढ़ेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात इस स्थिति में जो बल होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है दो समान आवेश Q को जोड़ने वाली ये रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है। तीनों आवेशों का यह निकाय संतुलन की अवस्था में होगा यदि Q डैश का मान हो। जैसे दो आवेश हैं आपके, ये आपका एक आवेश Q1 और एक आपका आवेश Q2, ये दोनों एक दूसरे से कहां पर रखें, R पर रखें, ठीक है। कह रहा है दोनों आवेश हैं Q1 बराबर भी Q और Q2 बराबर भी Q। कह रहा है इनके मध्य एक तीसरा आवेश रखा जाता है। एक तीसरा आवेश रखा गया मध्य बिंदु पर, मान लो ये A ये B था, तीसरा आवेश कहाँ रखा, बिंदु O पर रखा, ठीक। तो ये दूरी आपकी कितनी हुई, R, ये दूरी कितनी हुई, R, और ये आवेश कितना रखा गया, Q डैश आवेश रख दिया गया। तो जब Q डैश आवेश रखा गया तो कहा जा रहा है ये निकाय का कहाँ होगा, संतुलन की अवस्था में। तो देखिए ये जो हमारे वैद्युत बल होते हैं, वैद्युत बल हमारे केंद्रीय बल होते हैं। कैसे बल होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। तो संतुलन की अवस्था के लिए हम क्या लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर कितना होगा, 0।
F शून्य होगा। ठीक, तो हम निकाल लें Q1 आवेश पर लगने वाला बल, इसलिए Q1 आवेश पर Q1 बराबर Q पर पहले निकाल लें Q डैश के कारण लगने वाला बल, Q डैश के कारण लगने वाला बल, Q डैश के कारण लगने वाला बल निकाल लो भाई। Q1 डैश पर Q1 बराबर Q पर Q डैश के कारण लगने वाला बल कूलाम नियम से, कूलाम नियम हम लोगों ने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से Q1 के स्थान पर Q है और Q2 डैश के स्थान पर Q2 के लिए यहाँ पर क्या मानेंगे Q डैश, तो F1 इसको कहते हैं। F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 के स्थान पर Q, Q2 के स्थान पर Q डैश, और इनके बीच की दूरी कितनी है, देखो वो पूरी दूरी R थी तो मध्य बिंदु था, ये दूरी कितनी हो जाएगी R/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमने निकाला Q1 पर Q डैश के कारण लगने वाला बल। अब हम निकालेंगे Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। ठीक, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल के कारण Q2 के कारण लगने वाला बल। ठीक, ये हो जाएगा तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 के स्थान पर Q, Q2 के स्थान पर Q और Q1 Q2 के बीच की दूरी कितनी R, ये हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक, अब ये F1 F2 हो गया। परिणामी बल कितना है, शून्य है, परिणामी बल शून्य है तो वैल्यू रख दें यहाँ पर, इसलिए परिणामी बल F बराबर F1 प्लस F2। F की वैल्यू कितनी है, परिणामी बल कितना दिया गया है 0, बराबर F1 के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q डैश अपान R/2, R/2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा R²/4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R²। ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q² अपान R² बराबर, ठीक, ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 Q डैश अपान R²। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के से ये कट जाएगा, R² से R² कट जाएगा, यहाँ से Q² ये बराबर आपका आया 4Q इंटू Q डैश, ये माइनस में जाएगा। अब Q डैश का मान निकालोगे तो माइनस Q² अपान 4Q बराबर Q डैश, एक Q से एक Q कट जाएगा तो Q डैश बराबर कितना आएगा -Q अपान 4। तो Q डैश का मान कितना आ जाएगा -Q अपान 4। ठीक, क्योंकि ये एक केंद्रीय बल है और केंद्रीय बल में संतुलन की अवस्था में परिणामी किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो इस अवस्था में किसी एक पर लगने वाला बल निकाल लो, तो Q1 पर लगने वाला बल निकाल लिया, आप Q2 पर भी लगने वाला बल निकाल सकते हो। ठीक, परिणामी निकाल के जोड़ के बस बराबर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है आपको कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक का आवेश दिया गया 1 कूलाम, चालक का आवेश क्यों बराबर दिया गया है 1 कूलाम। कह रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी चालक का जो आवेश होता है वो क्यों बराबर होता है N E के। क्यों बराबर किसके होता है N E के, जहाँ क्यों होती है इलेक्ट्रॉनों, चालक का आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होती है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो क्यों के स्थान पर रखते हैं हम 1 कूलाम, N का मान निकालना है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। इसको इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा 1 कूलाम बटे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम बराबर N। तो कूलाम से कूलाम कटेगा, दशमलव हटेगा 0 पड़ जाएगा, 10⁻⁻⁹ ऊपर ले जाओ, 10 ये +19 हो जाएगा, इसको 10 × 10⁻18 लिख सकते हैं बटे 16 बराबर है, काट दो भाई, 2 × 5 = 10, 2 × 16, 8 × 1 = 8, कितना बचा 2।
8 दूनी 16 और 4 बचेगा 8 40, 8 पंच 40, 5 8 25, 5 दूनी 10 11, 5 1 5 6, 6.15 गुणे 10 की घात 18। ठीक, कितने हो जाएंगे 6.15 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, इसको काट लेना, इसी से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कूलम डेड आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2 फार्मूले पढ़े, एक पढ़ा है F1Q0 और एक हमने पढ़ा है E बराबर V/L। ठीक, तो F है बल का मात्रक जूल, क्यों है बल का मात्रक न्यूटन, और Q0 है आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा V है विभव का मात्रक वोल्ट, और L है दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हुए, एक हुआ हमारा न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा हुआ वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक, निर्वात की विद्युतशीलता ऑफ साइलेंट नाट का मात्रक। नहीं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया कि विद्युत निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तीव्रता का मात्रक नहीं है, इसमें जो विकल्प दिया गया है, पहला कह रहा है न्यूटन मीटर, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं। एक कह रहा है न्यूटन प्रति कूलम, अभी हमने पढ़ा कि न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। दूसरा कह रहा है कूलम, जूल प्रति कूलम, अभी जूल प्रति कूलम भी हम लोगों ने निकाला है, होता है नहीं जूल प्रति कूलम। अगला दिया गया है वोल्ट प्रति मीटर, अभी हम लोगों ने निकाला है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ठीक है, और क्या दिया गया है जूल प्रति कूलम मीटर, जूल प्रति कूलम मीटर। तो अभी हमने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F/Q। F है बल का मात्रक न्यूटन, क्यों आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V बराबर हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो गई V/L। V है विभव का मात्रक वोल्ट और L है दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर भी हो गया। ठीक, और V बराबर होता है W/Q। V बराबर W/Q, अर्थात वोल्ट के स्थान पर हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, प्रति का मतलब बटे, तो जूल कूलम मीटर, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर या जूल कूलम मीटर। ठीक है, तो जूल कूलम मीटर, तो ये जो हो जाएंगे ये तीनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। जूल प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। शायद इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर V/L लिखा था, शायद उसमें हमने V के स्थान पर जूल कह दिया है, तो वो ध्यान देना, वो गड़बड़ हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको हमने सही बताया है। ठीक, नेक्स्ट दिया गया है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता SI पद्धति में मात्रक। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यहाँ से निकाल लेते हैं एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दें, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ये Q1 Q2r² और ये F। ठीक, एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। Q1 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, Q2 आवेश है, इस आवेश का मात्रक कूलम, तो कूलम बन जाएगा कूलम स्क्वायर। प्रति बटे का मतलब प्रति, बल है बल का मात्रक न्यूटन और r दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो
और स्क्वायर तो न्यूटन, वो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। देखो, जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये आवेशित कणों को विक्षेपित करता है। किसको? आवेशित, विक्षेपित कर सकता है। किसको? वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित करता है? आवेशित कणों को। ठीक, तो इसमें कहा जा रहा है एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, कहा जा रहा है एक्स किरणों को। एक्स किरणें निरावेशित होती हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक, दूसरा कह रहा है न्यूट्रॉनों को, इन पर भी कोई आवेश नहीं होता है। तीसरा कह रहा है अल्फा कणों को, और चौथा कह रहा है गामा कणों। ये बातें कहेंगे कि एक जो होता है वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को, गामा किरणों को। तो आपको हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र केवल किनको विक्षेपित कर सकता है? जिनमें आवेश होता है। जब आवेश होगा तो अगर वो वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो उन पर वैद्युत बल कार्य करेगा, और वैद्युत बल के कारण उन पर या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण वो अपने मार्ग से विचलित होंगे, वही विक्षेपण की घटना कहलाएगी। लेकिन एक्स किरणों पर हमारा कोई आवेश नहीं होता, ये निरावेशित होती हैं। न्यूट्रॉन भी हमारे निरावेशित होते हैं, गामा किरणें भी हमारे निरावेशित होते हैं, और जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण का जो आवेश होता है, अल्फा कण 2He4 इसे हम कहते हैं, हीलियम नाभिक होता है। इसके परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके बाहर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। और जो इसके नाभिक का, ठीक है, आवेश जो होता है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना, और जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के नाभिक का 4 गुना होता है। ठीक, तो अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, इसलिए अल्फा कण जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएगा? विक्षेपित हो जाएगा। ठीक, अगला है कि एक आवेशित कण जो है, एक आवेशित कण एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। एक आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इसका पथ होगा, करता है, इसका पथ कैसा होगा? इसका पथ होगा। ठीक है, देखो, जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो इसका पथ होता है वृत्ताकार। सॉरी, अगर आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो इसका पथ होगा परवलयाकार। ठीक, कैसा होगा? परवलयाकार होगा। ठीक, और अगर क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा, क्षेत्र के समांतर, आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो इसका पथ होगा ऋजुरेखीय। कैसा होगा? ऋजुरेखीय, अर्थात सरल रेखीय, जिसे हम सरल रेखीय कहते हैं। इस पर कोई बल नहीं कार्य करेगा तो निकल जाएगा। अगला, अगर आवेशित कण जो है इन दोनों कोण को छोड़कर, अर्थात 90 डिग्री और समांतर का मतलब क्या? 0 डिग्री को छोड़कर अन्य किसी कोण पर प्रवेश करेगा, छोड़कर अन्य किसी भी कोण पर प्रवेश करेगा, अन्य किसी भी कोण पर प्रवेश करेगा
तो जो इसका पथ होगा, इसका पथ जो होगा वो कुंडलीकार होगा, कुंडलिनीकार, या इसे हम कहते हैं सर्पिलाकार। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ होगा परवलयाकार, क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो ऋण रेखीय या सरल रेखीय होगा, और 90 डिग्री अर्थात लंबवत का मतलब 90 डिग्री तथा 0 डिग्री, लंबवत में 90 डिग्री तथा समांतर में 0 डिग्री को छोड़कर अन्य किसी भी कोण पर प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा होगा, कुंडलीकार या सर्पिलाकार होगा। ठीक, यही घटना अगर चुंबकीय क्षेत्र में होती, ये इस वैद्युत क्षेत्र के स्थान पर अगर बदल के आ जाता कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो थोड़ी सी प्रक्रिया बदलती, बस एक प्रक्रिया। कौन सी, लंबवत में एक कंडीशन में फिर पथ हो जाता है इसका वृत्ताकार। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो पथ कैसा होगा, वृत्ताकार, और वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो पथ कैसा होगा, परवलयाकार। बाकी चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये दो कंडीशन सेम। ठीक, बात समझ में कि जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो इसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार, क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो ऋण रेखीय हो या सरल रेखीय होगा, 90 डिग्री तथा 0 डिग्री को छोड़कर अर्थात लंबवत तथा समांतर को छोड़कर अन्य किसी भी कोण पर प्रवेश करेगा तो उसका पथ कुंडलीकार या सर्पिलाकार होगा। लेकिन अगर यही घटना चुंबकीय क्षेत्र में होगी, कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ वृत्ताकार, बाकी शेष दोनों यही रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश, 2 कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, अर्थात एक पर +2 कूलाम आवेश है और एक पर -2 कूलाम आवेश है। विपरीत आवेश एक दूसरे से 0.04 मीटर, 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनके बीच लगने वाला तेरा इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये 2L बराबर इतनी होगी। हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L। वैल्यू रख देते, P बराबर Q का मान 2 कूलाम और 2L का मान 0.04, गुणा कर दें 4 दूनी 8, 0.08 कूलाम मीटर। तो ये हमारे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों की जानकारी देंगे। अगर इसके अतिरिक्त भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखकर हमारे पास भेज सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का सलूशन आपको भेज देंगे।